प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय प्रशासन के विकास व ब्रिटिशकालीन प्रशासन की जो विशेषताएं और भारतीय प्रशासन की जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ने के पश्चात हम संघ की जो कार्यपालिका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसको आज से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कार्यपालिका के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत क्या है, संघीय शासन व्यवस्था अपनाने वाला देश है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र या संघ सरकार तथा राज्यों पर क्या है, राज्य सरकारें कार्यरत है। दोनों ही स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र तथा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों को स्वीकारा गया है। शासन के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इनके मध्य क्या है, नियंत्रण व संतुलन का नियम क्या है, लागू है। अर्थात शासन या सरकार के तीनों अंग जहां एक दूसरे से स्वतंत्र है, वहीं परस्पर क्या है, नियंत्रणकर्ता की भूमिका भी निभाते हैं। चूँकि भारत में राजनीतिक कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि जिस सरकार को जिस पार्टी को बहुमत होता है वो क्या है, सरकार बनाती है। तो जो सरकार है, कार्यपालिका है, वो मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद के लिए क्या है, एमपी होना भी आवश्यक है। तो वो व्यवस्थापिका का अंग होता है। व्यवस्थापिका में से ही क्या है, कार्यपालिका हमारे यहाँ भारत में बनती है। अतः सरकार की वास्तविक शक्तियाँ, जिसमें क्या है, विधि निर्माण भी शामिल है, कार्यपालिका के नियंत्रण में क्या है, दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ तथा भूमिका का क्या है, ह्रास हो रहा है और कार्यपालिका के निरंकुश शासन का क्या है, दायरा बढ़ रहा है। यद्यपि भारत में अमेरिका के जैसे पूर्णतया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, फिर भी कार्यपालिका पर न्यायपालिका का पर्याप्त नियंत्रण व्याप्त है। भारत का संविधान शासन के कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सरकार के विषयों को भी क्या है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों में विभक्त करता है। राज्य सरकारें अपने विषयों पर क्या है, राज्य विधानमंडल जो हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, उसके माध्यम से क्या है, नीति तथा कानून बनाती है। जबकि संघ तथा समवर्ती सूची जो है, उसमें उल्लेखित विषयों पर केंद्र सरकार संसद के द्वारा कानून बनाती है। कानून या विधि निर्माण का कार्य जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो करते हैं, जो क्या है, विधायिका कहलाती है। और इन कानूनों की क्रियान्विति जो है वो कौन करता है, कार्यपालिका करती है। भारत में भी क्या है, कार्यपालिका के कई स्वरूप हैं, जिनमें नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति है, जिसका अध्ययन आज हम क्या है, करेंगे। क्योंकि वे कार्यपालिका के प्रमुख होते हुए भी क्या है, अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते, बल्कि प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर अपना कार्य निष्पादित करते हैं। इसलिए क्या है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री व उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। किंतु यह कार्यपालिका राजनीतिक तथा अस्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि जो सरकार है उसका कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष होता है। वास्तव में या यूँ कहें कि कार्यपालिका की जो दायित्व हैं वास्तविक रूप में क्या है, कर्मचारी तंत्र तथा प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा ही निष्पादित होते हैं, क्योंकि वो क्या है, स्थायी हैं। सरकार का शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका है, जो कानूनों की व्याख्या तथा नागरिकों को न्याय देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या है, सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम संघ की कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आज क्या है, राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। जैसा कि भारत में क्या है, ब्रिटेन के समान क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है,
जिसमें क्या है, मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति क्या है, वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद होती है उसमें होती है, उसको क्या है, वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने से यहाँ एक संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित किया गया है। गणराज्य, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो क्या है, देश का जो अध्यक्ष है, राज्य अध्यक्ष जो है वो क्या है, निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के कारण क्या है, भारत क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। संविधान का भाग 5 जो है वो क्या है, संघ से संबंधित है, और भाग 5 का जो अध्याय 1 है, और उसमें भी क्या है, अध्याय 1 में भी क्या है, अनुच्छेद 52 से 78 जो है वो संघीय कार्यपालिका के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम आज संघीय कार्यपालिका का अध्याय शुरू किया है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 52 है वो प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संसदात्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोगों ने अपना रखी है, इस बात को हम पढ़ चुके हैं। और इसके पश्चात अनुच्छेद जो 53 है वो ये कहता है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो क्या है, राष्ट्रपति होगा, तथा संघ की का सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें क्या है, निहित है, जिसका प्रयोग वह क्या है, संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। कहने का भाव ये है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग जो है वो उसके अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं या स्वयं जो है वो उसके माध्यम से वो क्या है, करता है, और सारी शक्तियाँ जो है उसमें क्या है, निहित हैं। इसके पश्चात इसमें संविधान के अनुच्छेद 74 में भी ये उपबंध किया गया है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता तथा परामर्श के आधार पर करेगा। अतः राष्ट्रपति का जो पद है वास्तविक रूप से क्या है, अधिकार संपन्न नहीं है। 53 में तो ये उल्लेख है, लेकिन 54 में भी क्या है, 74 में क्या है, उसको ये पाबंद कर दिया गया है राष्ट्रपति को कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता और परामर्श के आधार पर करेगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अनुच्छेद 58 जो है वो संविधान का अनुच्छेद 58 हमारे को राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में उल्लेखित करता है। राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं हैं। एक तो क्या है, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता ये है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी योग्यता ये है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो क्या है, योग्यता रखता हो। तो ये क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, अनुच्छेद 58 में योग्यताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 57 जो है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हो सकता है। यानी एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में वो दोबारा भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। और अनुच्छेद 59 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति के संबंध में, योग्यताओं के संबंध में ये कुछ प्रावधान थे। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव जब होता है तो उसमें कौन वोट डाल सकता है। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। संसद के दोनों सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में वे सदस्य जो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, चुनाव के द्वारा आए हैं, वो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मत डाल सकते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। जैसे राज्यसभा में क्या है,
मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये क्या है, चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसी प्रकार राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके भी क्या है, निर्वाचित जो सदस्य हैं वो क्या है, चुनाव में भाग ले सकते हैं, मनोनीत नहीं ले सकते। इस बात का उल्लेख यहाँ किया भी गया है। और जो राज्य की विधान परिषद है, ऐसे भी राज्य हैं, भारत में 7 राज्य हैं जहाँ पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, अर्थात वो इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अब इसके बाद में आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है और उसमें इसकी निर्वाचन करने का ढंग का उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये है कि प्रत्येक जो सदस्य है उसके मत का जो मूल्य भार है उसका निर्धारण से है। और ये जो मत भार है वो क्या है, भारत की जो 1971 की जो जनगणना थी या जनसंख्या थी उसके आधार पर क्या है, राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य, उसके पश्चात संसद के जो सदस्यों की संख्या है जो निर्धारित किया गया था उसके हिसाब से है। तो इसमें भी क्या है, मत मूल्य का क्या है, भार ज्ञात किया जाता है। राज्य, कोई राज्य है उसकी विधानसभा का जो मेंबर है उसके मत का भार या मूल्य जो है उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि जो राज्य की जनसंख्या है उसमें क्या है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है उसका क्या है, भाग लगा देते हैं और वो जो भागफल आता है उसमें क्या है, 1000 का भाग लगाते हैं। अब यहाँ पे राज्य की जो जनसंख्या है वो 1971 की जो जनसंख्या है वो है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सन 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 थी और राज्य विधानसभा में हमारे जो निर्वाचित सदस्य की संख्या है वो कितनी है, 200 है। एमएलए 200 हैं, ये तो आपको पता भी होगा। तो एक सदस्य का जो मत मूल्य का भार है वो क्या है, 129 आता है। यानी राज्य की जनसंख्या 2,57,65,806 में 200 का भाग लगाएंगे और जो वो भागफल आएगा उसमें फिर 1000 का भाग लगाएंगे, तो उस स्थिति में क्या है, 129 जो है वो एक एमएलए का भार या मूल्य आता है। और 200 के से हम गुणा कर देंगे इसको तो फिर क्या है, 25,800 इसका आ जाता है। इसी विधि से क्या है, सभी राज्यों के जो विधानसभा सदस्य हैं उनके क्या है, मत मूल्य या मत भार का आकलन किया जाता है। सांसद का निकालने के लिए क्या तरीका रहता है कि जो सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का भार है उसमें क्या है, संसद में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या का क्या है, भाग लगा देते हैं। जैसे राज्यों की विधायकों के जो मत का कुल भार है वो क्या है, 5,49,474 है और संसद में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 776 है। 543 तो क्या है, लोकसभा से चुनकर आते हैं और 233 क्या है, राज्यसभा से। तो टोटल क्या है, 776 हमारे क्या है, निर्वाचित एमपी हैं। और इनका जब भाग लग जाता है तो सांसद जो है, प्रत्येक सांसद चाहे वो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, उसका भार जो है या मत मूल्य है वो 708 आता है और कुल जो है वो हो जाता है 5,49,408। राज्यों में विधायकों का मत भार जो है वो 5,49,474 है और सांसदों का 5,49,408 है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए सभी सदस्यों का सम्मिलित भार जो है वो 10,98,882 हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो मत भार है उसकी गणना की जाती है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी व्यवस्था जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके लिए क्या है, लोकसभा के जो महासचिव हैं उनको क्या है, निर्वाचन अधिकारी, तथा राज्यों की विधानसभाओं के जो सचिव हैं उनको क्या है, सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। गुप्त मतदान के माध्यम से क्या है, राज्य की विधानसभाओं तथा संसद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मत डाले जाते हैं।
और 2007 से क्या है मतदान की क्या है वीडियोग्राफी भी प्रारंभ हो गई है। और राष्ट्रपति के चुनाव के मतपत्र जो होता है, बैलेट जो पेपर होता है, उसमें कोई चुनाव से नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट जो होते हैं, उनके नाम के आगे एक क्या खाली एक स्तंभ होता है, और जो वोटर है, एमपी है चाहे एमएलए है, वो क्या है चुनाव आयोग की ओर से क्या है विशेष पेन उनको क्या उपलब्ध कराया जाता है। मतदाता को किसी एक प्रत्याशी को मत नहीं देना होता, बल्कि सारों को ही मत देना होता है, और उनको क्या है एक वरीयता देनी होती है 1 2 3 4 क्रम में। जैसे मान लो एक साइड में क्या है ABCDE कैंडिडेट हैं, तो कोई व्यक्ति सी कैंडिडेट को पसंद करता है ज़्यादा, तो वो सी के आगे 1 लिख देगा, और ए को सबसे कम पसंद करता है तो उसके आगे 4 लिख देगा। तो इस हिसाब से क्या है अपने वो वरीयता देता है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसके आगे 1 लिख देगा, उससे कम वाले के आगे 2, और उससे कम वाले के 3, और उससे कम वाले के 4। तो इस प्रकार से वो क्या है अपनी वरीयता प्रेफरेंस देता है। तो जब गणना होती है उस वक्त क्या है जो वैध मत होते हैं, जिनमें ये सही तरीके से नंबरिंग की होती है वोटों में, उनको क्या है शामिल करते हैं, बाकियों को हटा देते हैं। और राष्ट्रपति और पद के लिए निर्वाचन के लिए ये जरूरी है कि प्रत्याशी को जो कुल वैध मत हैं उसके आधे से अधिक का क्या है उसको मत भार प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो क्या है किया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं राष्ट्रपति की जो पदावधि हैं उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अनुसार क्या है राष्ट्रपति पद क्या है, पद ग्रहण की तिथि से क्या है 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु 5 वर्ष से पूर्व भी क्या है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। मृत्यु हो जाए, पद का त्याग हो जाए, या अन्य कारणों से भी क्या है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, और उस स्थिति में क्या है 6 माह के भीतर क्या है चुनाव करवाना होता है राष्ट्रपति का, ये जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जब मृत्यु हो जाए या कोई अन्य अक्षमता हो जाए तो उस स्थिति में क्या है उपराष्ट्रपति क्या है राष्ट्रपति के रूप में क्या है कार्य करता है। और यदि मान लो ऐसी स्थिति हो जाए कि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है और वो भी उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो क्या है राष्ट्रपति पद के रूप में अपना कार्य करता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति की जो शपथ है उसके बारे में अब देखते हैं। आर्टिकल जो 60 है, अनुच्छेद 60 है, उसके अनुसार क्या है भारत के राष्ट्रपति को क्या है उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या है शपथ दिलवाता है। और यदि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो उस स्थिति में क्या है उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा क्या है शपथ दिलवाई जाती है। और राष्ट्रपति जो शपथ हैं वो उसका प्रारूप इस प्रकार से होता है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक संघ के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन या कहने का अर्थ है कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से क्या संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूँगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में क्या है निरत रहूँगा। इस प्रकार से क्या है राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। 20 जुलाई 1969 को एम हिदायतुल्लाह जो है स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अतः कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की स्थिति में उन्हें क्या है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश JC शाह के द्वारा क्या शपथ दिलाई गई थी। जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की असामयिक मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, उस कारण क्या उपराष्ट्रपति श्री VV गिरी जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे। और फिर उसके बाद में क्या है गिरी जो थे वो स्वयं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मनस बना चुके थे। ऐसी स्थिति में उनके लिए यह आवश्यक था कि वे राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दें,
नियमानुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। एक प्रकार से वीवी गिरी जो थे वो दोनों पदों पर आसीन थे। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम अपना त्याग पत्र लिखा और उसे स्वयं स्वीकृत करके 20 जुलाई 1969 को क्या है वो उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया और सरकारी आवास छोड़कर स्वयं के निवास में आ गए। उस समय भारत का न तो कोई उपराष्ट्रपति था और न ही राष्ट्रपति। उस शून्य को प्रातः 10 बजे भरा गया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम हिदायतुल्लाह जो हैं उनको क्या वरिष्ठतम न्यायाधीश जेसी शाह ने क्या राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। तो इस प्रकार से एक ये रोचक घटना भी रही है भारत के मतलब राजनीतिक इतिहास में। तो प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के, और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या है इन्होंने निर्विरोध चुना था, और सन 1952 तथा 1957 में भी क्या है राजेंद्र प्रसाद ने क्या है विधिवत चुनाव जीता था। अब हम राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्तों के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 69 जो 3 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपभोग करेगा तथा ऐसी परिलब्धियां भत्तों तथा विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद क्या है विधि द्वारा उसको क्या है नियत करे। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसके पश्चात हम राष्ट्रपति एक तो अपनी इच्छा से त्याग तो कर ही सकता है और दूसरा क्या है उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी क्या है समय से पहले हटा सकते हैं। और जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा इसकी सूचना तत्काल क्या है लोकसभा को दी जाती है। ये भी क्या है ध्यान देने योग्य बात है। अब हम महाभियोग प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार छोटे प्रश्नों में आ जाता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध क्या महाभियोग चलाया जा सकता है। यह एक क्या है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में क्या है प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना क्या है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या है प्राप्त होनी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य जो हैं उनके क्या है हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी प्रस्तुत किया जा सकता है प्रस्ताव महाभियोग का और 14 दिन की सूचना चाहिए और जिस सदन से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस सदन के क्या है 1/4 सदस्यों के क्या है उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया था और समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो आगे की जांच के लिए क्या है दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी राज्यसभा से हो गया तो लोकसभा में भेजेंगे, पास होने पर लोकसभा से पास हो गया तो फिर राज्यसभा में पास होने के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव के को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन राष्ट्रपति पद रिक्त समझा जाता है। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जबकि क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। लेकिन सन 1970 में क्या है उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन का जो विवाद हुआ उस स्थिति में क्या है राष्ट्रपति जो वीवी गिरी थे उनके विरुद्ध क्या है विपक्ष के नेता थे मधु लीमे, उन्होंने क्या है महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था लेकिन वो क्या है प्रस्ताव क्या है पास ही नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से क्या है आज हम लोगों ने क्या है राष्ट्रपति का जो पद है उसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, कार्यकाल कितना है, शपथ है और महाभियोग जो है उसके बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम क्या है राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।